लोकसभा चुनाव की सारी सरगर्मी अब खत्म हो चुकी। पीएम मोदी की नई सरकार ने काम शुरू कर दिया और इसी के साथ बीजेपी ने फ्यूचर के लिए तैयारियां शुरू कर दी। इसमें सबसे आगे है उत्तर प्रदेश, जहां लोकसभा चुनाव के नतीजों ने सभी को हैरान कर दिया था। अब नतीजों के आधार पर हर पार्टी अपनी प्लानिंग कर रही है और अगर एक्शन की बात हो तो उसमें सीएम योगी सबसे आगे दिख रहे हैं। सीएम योगी सारे ढीले पॉइंट टाइट कर रहे हैं। कुछ तो ढीला रहा तभी तो ये रिजल्ट आया, तो सारा पॉइंट अब टाइट करने में लग गए। प्रशासनिक स्तर पर सिस्टम टाइट किया जा रहा है। भविष्य की चुनौतियों के लिए प्लानिंग तेजी से बढ़ रही है। चुनाव नतीजों के बाद सीएम योगी को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही थी, लेकिन बीजेपी को सीएम योगी पर पूरा भरोसा है और इसकी तस्वीरें दुनिया ने देखी है। जब एनडीए की बैठक में पीएम मोदी ने योगी आदित्यनाथ की पीठ थपथपाई थी, उसी दिन यह मैसेज दे दिया था कि सीएम योगी ही सबसे बेहतर है यूपी के लिए और वो जिस तरह से काम कर रहे हैं उसमें कोई फेरबदल करने की जरूरत नहीं। ये मैसेज दे चुके नरेंद्र मोदी, जिसको जो कहानी बनानी है वो बनाए। एक और तस्वीर देखिए जो पीएम मोदी के शपथ ग्रहण की है। यहां सीएम योगी भी मौजूद थे। यहां सीएम योगी को देखिए बिना किसी तनाव के मुस्कुराते हुए दिख रहे थे। सीएम योगी की इमेज एक सख्त मुख्यमंत्री की है और उन्होंने चुनाव नतीजों को पीछे छोड़कर आगे की तैयारी भी शुरू कर दी। आज ही सीएम योगी ने कैबिनेट की बैठक ली है। सीएम योगी ने कैबिनेट बैठक में साफ कर दिया कि यूपी का विकास प्रभावित नहीं होगा। सरकार की नीतियों और योजनाओं को जनता को तेजी से पहुंचाना होगा। सीएम योगी ने निर्देश दिया कि जनता की परेशानियों को गंभीरता से लेना होगा। सीएम योगी किस तरह से एक्शन मोड में है, यह कैबिनेट की बैठक से साफ हो गया, क्योंकि कैबिनेट बैठक में विकास से जुड़े 41 प्रस्ताव पास हो गए। 41। जल शक्ति विभाग की 26 परियोजनाओं को मंजूरी मिल गई। 2024-25 के लिए ट्रांसफर नीति को भी मंजूरी दे दी गई। जेवर एयरपोर्ट के लिए ली गई जमीन का मुआवजा दिया जाएगा। लखीमपुर में हवाई अड्डा बनाने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया। आईआईटी कानपुर में मेडिकल रिसर्च सेंटर को मंजूरी दे दी गई है। बरेली में फ्यूचर यूनिवर्सिटी के निर्माण को मंजूरी दे दी गई। गाजियाबाद में एचआरआईटी यूनिवर्सिटी बनाने को मंजूरी दी गई है। राज्य विश्वविद्यालय से राज्य शब्द हटाने का प्रस्ताव पास हो गया। लोकसभा चुनाव की वजह से बहुत सारी योजनाएं रुकी हुई, लेकिन अब चुनाव खत्म हुआ तो सीएम योगी फुल फॉर्म में दिख रहे हैं और तेजी से यूपी में सिस्टम को दुरुस्त कर रहे हैं। लखनऊ से हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए, फिर आपको आगे की बात बताता हूं। आज कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, जिसमें सबसे खास प्रस्ताव यूपी में ट्रांसफर पॉलिसी लागू कर दी गई है और अगले 1 महीने तक राज्य कर्मचारियों के तबादले किए जा सकेंगे, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था आसानी से चल सके। इसके अलावा बुंदेलखंड की करीब 26 नई पेयजल परियोजना को भी मंजूरी मिली है। चूंकि गर्मी का सीजन है, ऐसे में बुंदेलखंड खास तौर पर पानी के संकट से जूझता है। ऐसे में लोगों को पीने के पानी की दिक्कत न हो, उसके लिए नए कुछ प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे, जिसमें जालौन, झांसी, चित्रकूट, महोबा, बांदा। चुनाव के बाद विपक्ष के कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि अब बीजेपी सनातन का जिक्र करना कम कर दे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ सनातन और विकास को साथ लेकर चल रहे हैं पहले की तरह। 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ है और कैबिनेट बैठक में महाकुंभ पर प्रस्ताव पास हुए। महाकुंभ का एरिया 3200 से बढ़ाकर 4000 हेक्टेयर किया गया है, यानी इस बार का महाकुंभ और भव्य होगा। महाकुंभ के लिए 236 करोड़ के प्रस्ताव को भी पास कर दिया गया है। सीएम योगी के लिए फिलहाल तो कोई बड़ी चुनौती नहीं है, क्योंकि यूपी में विधानसभा चुनाव 2027 में होंगे, यानी अभी 3 साल का वक्त और है। लेकिन उससे पहले सीएम योगी सारा मामला सेट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही सीएम योगी ने प्रदेश के अधिकारियों के साथ भी बैठक की थी। सख्त निर्देश दिए थे कि अगर कहीं कोई लापरवाही पाई गई तो उसके नतीजे भुगतने होंगे। सीएम योगी ने अधिकारियों और मंत्रियों से साफ कर दिया है कि अब ढीला रवैया नहीं चलेगा। लापरवाही अगर कहीं दिखी तो उस पर डायरेक्ट एक्शन लिया जाएगा। लेकिन सीएम योगी के सामने एक चुनौती दिख रही है और वो है बीजेपी के नेताओं की बयानबाजी। खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बीजेपी नेताओं की आपसी लड़ाई अब खुलकर सामने आ गई। मुजफ्फरनगर से केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान चुनाव हार गए। चुनाव हारने के बाद से ही संजीव बालियान के समर्थक सरधना से बीजेपी के नेता संगीत सोम पर आरोप लगा रहे हैं। संजीव बालियान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात रखी तो संगीत सोम ने भी मीडिया के सामने आकर सफाई दी। बीजेपी में जिस अनुशासन की उम्मीद नेताओं से की जाती है, वो अनुशासन इन दोनों ही नेताओं में दिख नहीं रहा। संजीव बालियान 2 बार मुजफ्फरनगर से सांसद रह चुके हैं और इस बार भी वो मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़े थे। संजीव बालियान को 4,46,049 वोट मिले। समाजवादी पार्टी के हरेंद्र सिंह मलिक को 4,70,721 वोट।
हरेंद्र सिंह मल्लिक 24,672 वोट से चुनाव जीत गए। चुनावी हार के बाद कुछ दिन तक तो संजीव बालियान ने समीक्षा की और फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धमाका कर दिया। संजीव बालियान से जब बीजेपी नेता संगीत सोम के बारे में पूछा गया तो संजीव बालियान ने खुलकर कह दिया कि कुछ लोग समाजवादी पार्टी को चुनाव लड़वा रहे थे और उनके खिलाफ पार्टी को एक्शन लेना चाहिए। संजीव बालियान को सुनिए, फिर बताता हूं कि संगीत सोम ने इस आरोप पर क्या जवाब दिया है। मंत्री चुनाव के दौरान संगीत सोम के कई बयान आए, उस बयान का बड़ा नुकसान देखा जा रहा है अगर माना जाए। मुख्यमंत्री की रैली हुई है, रैली होने के बाद तुरंत बाद उनका बयान आता है, लेकिन ऊपरी तल पे मतलब माना जाए प्रदेश अध्यक्ष या कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि इतने बयान अलग अलग बयान आए। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए थी और आगे भी उम्मीद रखूंगा अपनी पार्टी से कि जो बिल्कुल खुले तौर पर जिन्हें समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा, पार्टी इस पर शायद ध्यान देगी और कार्रवाई निश्चित। संजीव बालियान के आरोपों से यूपी बीजेपी में हलचल तेज हो गई, क्योंकि चुनाव के बाद पहले भी कुछ नेताओं ने भीतरघात के आरोप लगाए थे, लेकिन किसी का नाम नहीं लिया। संजीव बालियान ने तो सीधा संगीत सोम के सवाल पर कह दिया कि कुछ लोग समाजवादी पार्टी को चुनाव लड़वा रहे थे। इस पर आज संगीत सोम ने अपनी बात रखी। संगीत सोम ने कहा कि उनकी जिम्मेदारी सरधना विधानसभा की थी और वहां बीजेपी नहीं हारी। संजीव बालियान को पार्टी फोरम पर अपनी बात रखनी चाहिए। सुनिए संगीत सोम को, फिर बताऊंगा कि मुजफ्फरनगर में बीजेपी की हार की वजह संगीत सोम ने क्या बताई। मैं संजीव बालियान जी का भी सम्मान करता हूं। उन्होंने ऐसा अगर बोला है कि मेरी वजह से हारे, तो मेरी समझ में नहीं आता ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी मेरे पार्टी संगठन ने, मेरे पार्टी नेतृत्व ने और खुद संजीव बालियान जी ने केवल सरधना तक मुझे सीमित किया था और सरधना पार्टी नहीं हारी है, बराबर रही है। वो जहां हारे समीक्षा वहां करनी चाहिए। तो मेरी जिम्मेदारी तो सरधना विधानसभा की है, या मैं इतना बड़ा नेता हूं कि जहां चाहूंगा जिसे चाहूंगा हरा दूंगा और जिता दूंगा, तो फिर तो मैं ही हुआ ना नेता यहाँ के अकेला। अगर उनकी कोई बात भी है तो उन्हें पार्टी फोरम पर रखनी चाहिए, ना कि मीडिया के जरिए रखें। संगीत सोम मुजफ्फरनगर के सरदना से बीजेपी के विधायक रह चुके। 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव में संगीत सोम को हार मिली। उसी के बाद से दोनों नेताओं में अनबन की खबरें चल रही हैं। आज संगीत सोम ने मुजफ्फरनगर में हार की वजह संजीव बालियान को ही बता दिया। संगीत सोम ने कहा कि संजीव बालियान लोगों से मिलते नहीं थे, इलाके के कई लोगों पर मुकदमे करवाए और कई लोगों को जेल भी भिजवाया। संगीत सोम ने यह भी कहा कि जयंत चौधरी के इलाके में बीजेपी हारी है, तो इसकी वजह जयंत चौधरी को बतानी चाहिए। यह बयान भी सुनिए संगीत सोम का। मैं आपको बताता हूं, वोटिंग परसेंटेज कम होना, लोगों में चूंकि माननीय बालियान जी का थोड़ा आना जाना कम रहा, लोगों में विकास कार्य उन्होंने, मुझे तो नहीं लगा सरधना विधानसभा में कहीं कोई काम कराया है, मुझे तो नहीं दिखता। सरधना विधानसभा में तो काम भी नहीं कराया और सरधना विधानसभा में लोगों पे मुकदमे भी बहुत कराए, उन्होंने जेल भी भिजवाया। अब ये जयंत जी से पूछना पड़ेगा कि आपकी बुढ़ाना विधानसभा पे आपका विधायक है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी हार गई, तो ये जयंत जी बताएंगे। संजीव बालियान और संगीत सोम दोनों ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के बड़े नेता हैं और दोनों के बीच जिस तरह की बयानबाजी चल रही है वो बीजेपी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। संजीव बालियान और संगीत सोम दोनों ही एक दूसरे का नाम तो खुलकर ले ही रहे हैं, शायरी के जरिए भी एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं। एक बार ये भी सुन लीजिए, फिर बीजेपी की इस हलचल के बीच अखिलेश और राहुल क्या कर रहे हैं ये भी दिखाता हूं। मेरा पानी उतरता देख किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समंदर हूं, लौट के जरूर आऊंगा। पत्थरों पे सर पटकने से क्या मिलता है? पत्थरों पे सर पटकने से क्या मिलता है? एक समंदर को बिलखने से भला क्या फायदा होगा? तो ये जो भी चल रहा हो, उधर योगी आदित्यनाथ बीजेपी के सिस्टम को, सरकार में क्या कमियां हैं नहीं है, ये सब देख के यूपी में मामला टाइट कर रहे हैं। यहां बीजेपी के दो नेता ही आपस में भिड़े पड़े। अच्छा, बीजेपी में ये सब चल रहा है, उधर उत्तर प्रदेश में दूसरी पार्टियों में भी हलचल है। चुनाव नतीजों के हिसाब से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अपनी रणनीति बना रही है। यूपी में समाजवादी पार्टी को इस बार धमाकेदार कामयाबी मिली। समाजवादी पार्टी को कुल 37 सीटों पर जीत मिली और वो यूपी में लोकसभा के लिहाज से यूपी की सबसे बड़ी पार्टी है। अखिलेश यादव भी कन्नौज से सांसद चुने गए। अखिलेश यादव करहल से विधायक भी हैं। आज सैफई में अखिलेश यादव ने पार्टी की बैठक और इस दौरान भविष्य की रणनीति को लेकर खुलासा कर दिया। अखिलेश ने इशारों में कह दिया कि वो अब संसद में जनता की आवाज उठाएंगे। इसका मतलब साफ है कि अखिलेश यादव करहल की सीट बतौर विधायक छोड़ेंगे और संसद जाएंगे। सुनिए अखिलेश यादव को, फिर बताऊंगा कि करहल में अखिलेश की जगह लेगा कौन।
कि अब जब 2 जगह से चुनाव में जीत गया हूँ तो एक सीट छोड़नी पड़ेगी। तो बहुत जल्दी में विधानसभा में अपना जो हमें सीट छोड़नी है उसकी जानकारी दे देंगे। अखिलेश यादव अगर करहल विधानसभा से इस्तीफा देते हैं तो वहां उपचुनाव होगा और उपचुनाव में समाजवादी पार्टी करहल से किसे टिकट दे सकती है इसके बारे में बताता हूं। करहल से समाजवादी पार्टी तेज प्रताप यादव को टिकट दे सकती है। तेज प्रताप यादव अखिलेश के भतीजे हैं और लालू यादव के दामाद। 2024 लोकसभा चुनाव में कन्नौज से पहले तेज प्रताप को ही टिकट दिया गया था। बाद में अखिलेश ने तेज प्रताप को हटाकर खुद कन्नौज से चुनाव लड़ा। अखिलेश और डिंपल के करीबी माने जाते हैं तेज प्रताप यादव, तो ऐसे में हो सकता है कि पूरी उम्मीद है कि अखिलेश यादव करहल से तेज प्रताप को चुनाव लड़वा दें। हालांकि तेज प्रताप के अलावा राम गोपाल यादव के भांजे अरविंद यादव और सपा के पूर्व विधायक सोबरन सिंह यादव का भी नाम चर्चा में। इसके अलावा अखिलेश के विधानसभा से इस्तीफा देने से नेता प्रतिपक्ष का पद भी खाली हो जाएगा। चर्चा है कि शिवपाल यादव नेता प्रतिपक्ष बनाए जा सकते हैं। अखिलेश यादव केंद्र की राजनीति पर अब फोकस करने लगे, लेकिन राहुल गांधी का फोकस यूपी पर है। कांग्रेस अब उत्तर प्रदेश में पार्टी को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रही है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने यूपी में 6 सीटों पर जीत हासिल की, जो पिछले 3 चुनाव में कांग्रेस का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। इसी के लिए कांग्रेस धन्यवाद यात्रा निकाल रही है और इसकी शुरुआत आज रायबरेली से हुई। धन्यवाद यात्रा 15 जून तक चलेगी और यूपी की सभी विधानसभाओं से होते हुए गुजरेगी। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा आज रायबरेली पहुंचे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया। धन्यवाद यात्रा के जरिए कांग्रेस उत्तर प्रदेश में खुद को खड़ा करने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस की नजर अब 2027 के विधानसभा चुनाव पर है, लेकिन कांग्रेस के लिए राह आसान नहीं होने वाली। उत्तर प्रदेश कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। 1984 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को यूपी में 84 सीटों में से 83 सीटों पर जीत मिली। उस समय यूपी में 84 लोकसभा सीटें होती थी, अब 80 हो गई। इसके बाद कांग्रेस का सबसे अच्छा प्रदर्शन 2009 में आया, जब 21 सीटें कांग्रेस ने यूपी में जीती। 2014 के चुनाव में कांग्रेस को यूपी में मात्र 2 सीट मिली। 2019 में तो और बुरी हालत हो गई, सिर्फ 1 सीट पर जीत पाए। विधानसभा में तो और बुरा हाल हुआ। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 7 सीटें मिली और 2022 में सिर्फ 2 विधायक जीत कर आए। ऐसे में कांग्रेस के लिए यूपी में राह आसान नहीं है और इसलिए अब यह चर्चा है कि राहुल गांधी वायनाड से इस्तीफा देकर रायबरेली की सीट अपने पास रखेंगे। सुनिए कांग्रेस सांसद केएल शर्मा को, जो कह रहे हैं कि अगर राहुल रायबरेली से सांसद रहेंगे तो अच्छा होगा। नहीं, देखिए, रायबरेली की जनता तो यही चाहेगी कि राहुल जी यहाँ पे रहें। ऐसे मत करो भैया, ठीक है? तो ये है, तो यहाँ की चाहेंगे। मैं पर्सनल भी यही चाहता हूँ कि राहुल जी रायबरेली से रहे। अब ये फैसला राहुल गांधी को लेना है कि वायनाड की सीट छोड़नी है या रायबरेली की। हालांकि चर्चा में तो यही चल रहा है कि वो वायनाड छोड़ेंगे, रायबरेली को पकड़ेंगे, ताकि यूपी को मैसेज जाए कि भाई उन्होंने यूपी के लिए, देखिए, वायनाड छोड़ दिया। दूसरा, केंद्र की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर जाता है, तो वो भी राहुल गांधी के लिए महत्वपूर्ण है कि वो यूपी में जगह बनाकर रखें। और चूंकि उनकी पारंपरिक सीट है रायबरेली और अमेठी, वहां की जनता को भी मैसेज जाना चाहिए कि ऐसा ना हो कि पिछली बार अमेठी हारे तो छोड़ के चले गए, इस बार रायबरेली जीतकर भी वायनाड के लिए छोड़ दिया। ये बड़ा गलत मैसेज चला जाएगा। तो संभव है कि वो रायबरेली पकड़ेंगे, यूपी के रास्ते दिल्ली पर फोकस करेंगे। अखिलेश ऑलरेडी दिल्ली पर फोकस करने के लिए संसद पहुंच रहे हैं, तो अब जो 2 लड़के हैं उनकी ही आपस की लड़ाई ना हो जाए। खैर, इन 2 पार्टियों का भविष्य क्या है ये तो वक्त बताएगा।